जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू द डीएनए सेशन डेली न्यूज एनालिसिस बाय यूपीएससी उदय अनअकैडमी। दोस्तों, आज के जो सेशन है इसमें कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट न्यूज है वो है सबमरीन अरिहंत से रिलेटेड, दैट इंडिया हैज कमीशन्ड एंड इंडिया हैज गॉट इट्स सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। और इससे इंडिया ने अपने न्यूक्लियर ट्राइड को भी कंप्लीट कर लिया है और इंडिया को न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी भी स्ट्रेंथन हुई है। सो इन दो टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो टर्म क्या है, न्यूक्लियर ट्राइड क्या है और ये न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है, इन दो टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, अगर दो कंट्रीज में वॉर होता है तो उसको हम एक दूसरे कंट्री पे कैसे ड्रॉप करेंगे। अब न्यूक्लियर बम इतना सा तो है नहीं कि उसको हाथ में उठाया और ड्रॉप कर दिया किसी दूसरे एनिमी कंट्री के ऊपर। उसको तीन मेथड से ड्रॉप किया जा सकता है। पहला बाय एयर, दूसरा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू, और तीसरा सबमरीन लॉन्च व्हीकल से एनिमी टेरिटरी में। ये तीन तरीके हैं। पहला वाला तरीका जो नागासाकी और हिरोशिमा में यूज हुआ था कि एयर के थ्रू ड्रॉप करते हैं, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है। दूसरा तरीका बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक मिसाइल यहां इस कंट्री से स्टार्ट हुई, इस कंट्री से लॉन्च हुई और वो डायरेक्टली जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर से जाते हुए एनिमी टेरिटरी में, एनिमी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और वो एनिमी लैंड और एनिमी रीजन को हिट करेगी, एनिमी एरिया को हिट करेगी। ये दूसरा मेथड है। और जो तीसरा है वो है सबमरीन, कि ये सबमरीन पानी के नीचे रहेंगी, अंडर द वाटर रहेंगी और ये पता नहीं रहेंगी कि वर्ल्ड के किस एरिया में है। और जब अगर न्यूक्लियर अटैक करना है पॉसिबल, अगर वो सिचुएशन है, तो वहां से सबमरीन से एक न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, मतलब कि बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर, फ्रॉम वाटर, कि इन तीनों से अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक को कंडक्ट किया जा सके तो न्यूक्लियर ट्राइड का फॉर्म होता है और वो कंट्री न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबल कंट्री बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबल कंट्री बोलते हैं उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर ट्राइड किसी कंट्री के लिए, एक जो न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, न्यूक्लियर ट्राइड किस लिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए दो कंट्री हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लियर कैपेबल हैं और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक किया और इस कंट्री ए ने उस कंट्री बी के सारी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो लैंड में है और एयर में है, सारी डिस्ट्रॉय कर दी। तो फिर अब तो न्यूक्लियर, जो बी कंट्री है उसके पास एक भी न्यूक्लियर वेपन ही नहीं बचा, क्योंकि कंट्री ए ने वो सारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वो एयर वाली और लैंड वाली, पता करके उसके ऊपर सारे के सारे के ऊपर बम गिरा के ऑलरेडी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो कंट्री जो बी है वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर उस कंट्री के पास न्यूक्लियर ट्रायड हुआ, न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी हुई, तो वो कंट्री न्यूक्लियर डेटरेंस वाला कंट्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये वाला जो कंट्री बी है, अगर ये सबमरीन से भी अगर न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है तो क्या होगा, इस वाले कंट्री ने दो टाइप की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी, बाय एयर और बाय लैंड वाली, हो तो डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन सी वाली को डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूविंग पनडुब्बीज में होते हैं, मूविंग सबमरीन्स में होते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स। सो मूविंग सबमरीन को डिटेक्ट करना कि वो वर्ल्ड के किस पार्ट में है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो न्यूक्लियर जब ट्रायड कैपेबिलिटी किसी कंट्री के पास आ जाती है ना, तो वो कंट्री न्यूक्लियर पावर में काफी स्ट्रेंथन हो जाता है, काफी परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर ट्राइड इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने ये अचीवमेंट गेन कर ली है न्यूक्लियर ट्राइड की। और मैंने बताया न्यूक्लियर ट्राइड से क्या होगा, उस कंट्री की न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। और दो कंट्री जिनको पता है आपस में कि यार इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसके पास भी, जैसे कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास भी है। अब मान लो चाइना ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, तो चाइना को अब ये दिमाग में पक्का रहेगा, बिकॉज इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, कि अगर हमने इंडिया पे अटैक किया
तो अगर और इनकी सारी इंस्टॉलेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी उनके पास लास्ट जो है वो ऑप्शन सबमरीन से अटैक करके चाइना को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी जो दो कंट्री हैं न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबल है वो आपस में न्यूक्लियर अटैक ना करे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज देयर विल बी मैड, MAD, व्हाट इज दिस, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ, अदरवाइज देयर विल बी व्हाट, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, अब थोड़ा सा इस सबमरीन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिहंत न्यूक्लियर क्लास सबमरीन एंड व्हाई वी रिक्वायर सच सबमरीन्स एंड व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सबमरीन। इन तीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए न्यूक्लियर अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है ना, वो डीजल पावर सबमरीन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे है कि जो कन्वेंशनल डीजल पावर जो अटैक सबमरीन होती है ना, उसमें क्या होता है कि उसको चलाने के लिए, उसको पावर के लिए, उसकी पावर के लिए हम डीजल इंजन का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि सबमरीन अगर अंडर वाटर है और उसको पावर, उसकी बैटरीज को रिचार्ज करना है तो वो सबमरीन पहले पानी के ऊपर आएगी और फिर उसके बाद डीजल इंजन स्टार्ट होगा, वो बैटरीज को चार्ज करेगा और जब वो फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी तब वो सबमरीन पानी के अंदर जाएगी और फिर 10 दिन 15 दिन जितने दिन उन बैटरी की कैपेसिटी है वो अंडर वाटर रहेगी। अब इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सबमरीन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि वो स्टेल्दी वे में छुप करके बिना पता चले अंडर वाटर काफी टाइम तक रह सकती है और न्यूक्लियर अटैक या फिर जो भी कन्वेंशनल अटैक है उसको अंजाम दे सकती है। लेकिन अगर वो सबमरीन ही कुछ टाइम बाद सरफेस पे आए तब डीजल इंजन स्टार्ट होगा और फिर वो बैटरी चार्ज होंगी तो पता लग सकता है ना कि किस वर्ल्ड के किस इलाके से में जो है वो सबमरीन है, ऊपर सैटेलाइट फोटो के थ्रू भी पता लग सकता है। तो जो स्टेल्दीनेस है उस सबमरीन की वो लॉस्ट होती है कहीं ना कहीं डीजल पावर कन्वेंशनल सबमरीन से। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल उसको पावर करता है, तो ये 2 महीने 3 महीने काफी टाइम तक अंडर वाटर रह सकती है और न्यूक्लियर अटैक को भी अंजाम दे सकती है। सो ये ऐसे डिफरेंट है न्यूक्लियर सबमरीन डीजल पावर सबमरीन से। और व्हाई वी रिक्वायर सच सबमरीन मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ स्टेल्दीनेस, कि इससे स्टेल्दीनेस एनहांस होती है सबमरीन की और नेवल पावर की स्टेल्दीनेस एनहांस होती है। एंड फ्रेंड्स इसकी कुछ जो स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सबमरीन, कि हमारी जो अरिगत है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, देखिए इसको बोलते हैं ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन, कि ये ब्लास्टिक, कि यहां से जो ब्लास्टिक जो ये क्या बोलते हैं ब्लास्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च की जा सकती हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होंगी। और वो जो मिसाइल्स होंगी वो कौन सी हैं, K-15 और K-4। अब इसमें K-15 जो है वो 750 किलोमीटर की रेंज है उसकी और K-4 जो है 3500 किलोमीटर की रेंज है। और इनके पीछे जो K है ये हमारे मिसाइल मैन जो साइंटिस्ट रहे हैं, द ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो K लिया गया है। सो ये K-15 और K-4। अब देखिए ये जो मिसाइल है अरिहंत क्लास, इसको SSN और SSBN भी बोलते हैं। इसको SSN और SSBN न्यूक्लियर पावर सबमरीन SSN और SSBN भी बोलते हैं। ये लगभग 110 मीटर लंबी है और ये स्पीड इसकी 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करती है, चल सकती है। और इसमें जो वेट है, जो वाटर डिस्प्लेस कर सकती है वो है 6000 टन। और इसके अंदर इंक्रीज साइलोज है, मतलब कि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर कुछ साइलोज होते हैं जिसके अंदर हम न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं। तो अगर डीजल सबमरीन में मान लो कि वो साइलोज, अगर साइलोज की संख्या 15 है तो इसमें लगभग 30-35 ऐसे है कि हम 30-35 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स रख सकते हैं इसमें। तो इसमें इंक्रीज साइलोज भी है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड थी और ये जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसमें डायरेक्ट प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो फ्रेंड्स इस आगे चलते हैं हम। देखिए अब जो अगली न्यूज है वो है एससीओ से रिलेटेड, ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि देखिए पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी टू अटेंड द एससीओ मीट इन इस्लामाबाद।
कि एससीओ की एक काउंसिल है, उसका नाम क्या है कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी बैठक है इस्लामाबाद में अक्टूबर में। सो उसके इनविटेशन के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास उसके इनविटेशन आया है कि आप ये मीटिंग अटेंड करिए। ये हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो उसका इनविटेशन आया है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। और ये जो बॉडी है, ये देखिए, ये एससीओ की जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, उसकी मीटिंग है। तो उसकी मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन आया है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग को चेयर कर रहा है। तो अब हम एससीओ के बारे में जानते हैं, क्योंकि एससीओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2023 में इसमें मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और इससे प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी एससीओ से रिलेटेड आया हुआ है। तो एससीओ को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1996 में एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था एज सिंघाई 5, और ये 5 कंट्री थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना। उसके बाद 2001 में ये सिंघाई 5 बना एंड इट वाज रीनेम्ड एज सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2017 में सिंघाई एससीओ को एक्सपेंड किया गया और इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एज अ परमानेंट मेंबर ऐड किया गया। और उसके बाद 2022 में जो समिट है वो उज्बेकिस्तान में हुई, और 2023 में एससीओ की जो समिट है, इंडिया होस्ट इट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वर्चुअली। ये जस्ट मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एससीओ में देखने का, वो है इसके मेंबर कंट्रीज, कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं। देखिए रशिया इसका मेंबर है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये इसके मेंबर्स हैं, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसकी जो एससीओ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि इसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज हैं। एससीओ तो एक हेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसके अंदर जो सब ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके गवर्नेंस के लिए क्या है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, जो मैंने बताया, जिसकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी के पास जो कॉल आई है पाकिस्तान से, वो। और इसकी और क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये भी एससीओ के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये क्या है, अब ऑर्गन है, ये एससीओ का एक ऑर्गन है, और ये भी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल भी ऑर्गन है। सो परमानेंट ऑर्गन ऑफ द एससीओ, ये क्या करता है, ये रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, वो आपस में रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करें। एथनिक जो सेपरेशन है, कि किसी कंट्रीज में अगर अलग अलग कंट्रीज में एथनिक सेपरेशंस हैं, तो ये नहीं कि दूसरा कंट्री उसको फ्यूल करे, उसको प्रमोट करे, कि ठीक है यार इंडिया में कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो चाइना उसको फ्यूल कर रहा है, और इंडिया जो है चाइना में कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको फ्यूल कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इससे दोनों कंट्रीज का नुकसान होगा। तो कंट्रीज, एससीओ के मेंबर्स कंट्रीज क्या कर अपने साथ एक साथ बैठ करके इन इश्यूज पे भी डिस्कस करते हैं, और रीजनल टेररिज्म पे भी डिस्कस करते हैं इस एससीओ के इस ऑर्गन के अंडर, एससीओ के इस ऑर्गन के अंडर ये चीज डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वो प्रमोट करता है टेररिज्म इंडिया में, तो अगर एससीओ की मीटिंग के अंदर दोनों बैठ के अपनी म्यूचुअल कंसर्न्स बताएं, इंडिया उसको अपनी म्यूचुअल कंसर्न बताए पाकिस्तान को, कि ऐसे ऐसे आप जो प्रमोट कर रहे हो उसको बंद कीजिए, इंसर्जेंसी को जो प्रमोट जम्मू कश्मीर में कर रहे हो उसको बंद कीजिए, तब जो है पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग इस पे फोकस हो सकता है। सो ये एक ऑर्गन है एससीओ का जिसके अंडर ये चीज हो सकती है। इसीलिए ये इसके जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर इसको हमने देखा है, इसके मेंबर कंट्री, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आपको, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट नेबर्स अमंग द मेंबर स्टेट। देखिए अगर किसी भी कंट्री का अगर नेबरहुड जो है वहां पर पीस और स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो उस कंट्री पे भी इफेक्ट जरूर आएगा। इसीलिए नेबरहुड जो है ना, वो वन ऑफ द फैक्टर है कि वो कंट्री की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है कि कंट्री इंटरनली कितना स्ट्रेंथफुल है।
इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ अगर सारे के सारे होस्टाइल कंट्री हैं जो कि इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी, जो कि इंडिया के अंदर नेक्सलिज्म इनको प्रमोट करेंगे, तो क्या इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो हो सकता है? क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बन सकता है? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? वो इंटरनल इश्यूज में ही इतना उलझा रहेगा। तो नेबरहुड जो है वो बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है ना, ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखते हैं अपने आसपास के कंट्रीज की, कि एटलीस्ट अपने पड़ोस में तो कोऑपरेशन करें, कि एटलीस्ट अपने पड़ोस में तो स्टेबिलिटी पीस मेंटेन करके रखें, तभी तो हमारी प्रोग्रेस होगी इकोनॉमिकली, आर्थिक प्रोग्रेस तभी तो होगी, तभी तो हम वर्ल्ड पावर बनेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू पीस प्रमोट करी जाती है अपने अपने आसपास में, और क्या है? प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनहांसिंग टाई, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनिंग पीस, स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड एस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन द नेबरहुड। सो वही सब चीज लिखा है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, एससीओ इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एससीओ का चार्टर 2002 में साइन हुआ था और एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, इनको ध्यान रखना आप, ठीक है? चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। देखिए नाउ एससीओ है, लेकिन एससीओ के इशू क्या है? क्या एससीओ इफेक्टिव रहा है? क्या एससीओ अपने सारे इश्यूज को फुलफिल किया है? क्या उसने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं एससीओ की, सारे मेंबर कंट्री की, क्या उसको दूर कर दिया है? क्या सक्सेसफुल रहा है? इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं, तो क्या इंसर्जेंसी और टेररिज्म में कमी आई? हाँ ठीक है, थोड़ी सी कमी है, लेकिन क्या खत्म हुआ? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एससीओ ने अपना जो काम है वो 100% कंप्लीट किया? नहीं। क्या इंडिया और चाइना में जो हॉस्टाइल बॉर्डर रिलेशन है उनको कंप्लीट सोल्व करने में एससीओ ने हेल्प करी? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एससीओ कंप्लीटली जो है वो 100% फंक्शनिंग पे है? नहीं, इसके कुछ इश्यूज हैं। तो जो इसको इन थोड़ा सा लेस इफेक्टिव बनाते हैं, उन इश्यूज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। 2023 में मेन एससीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 में, और ये वाला आर्टिकल आपको जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर सेक्शन के लिए। ये 10 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आ सकता है। देखिए इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन द एससीओ? टेरिटोरियल डिस्प्यूट। देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना एससीओ के मेंबर हैं, इनमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बिल्कुल है। इंडिया और पाकिस्तान मेंबर हैं, उनमें एलओसी पे रिलेटेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बिल्कुल है। सो ये क्या एससीओ इसको सोल्व कर पाया? नहीं। सो इश्यू इन द एससीओ फंक्शनिंग, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को जो सोल्व नहीं कर पाया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि हर एससीओ का हर मेंबर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सो क्या कलेक्टिवली एससीओ अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं, क्या सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाया है? नहीं। उन कंट्रीज में आपस में भी इकोनॉमिक वॉर है, कि आर्थिक रूप से मेरा कंट्री, मैं आगे जाऊं, आर्थिक रूप से चाइना जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को भी फॉलो करता है। फिर टैरिफ बैरियर भी स्टार्ट होते हैं, टैरिफ वॉर भी स्टार्ट हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में। तो क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाया है सभी एससीओ के मेंबर को? एससीओ नहीं। सो ये भी एक वहां पर है। सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द कंट्री, कि क्या एससीओ मेंबर कलेक्टिवली बैठ के डिसाइड कर पाए हैं कि बिल्कुल भी अगर क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से है, भले ही वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो उस कंट्री में बैठी है और इस कंट्री में जो है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट करवा रही है, क्या ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज को सोल्व कर पाया एससीओ? नहीं, वो भी एक इश्यू है। उसके बाद रीजनल इन्फ्लुएंस एंड राइवलरीज, कि रीजनल इन्फ्लुएंस और रीजनल राइवलरीज तो एससीओ के कंट्री में है ही, आपने देखा। उसके बाद डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस, ये भी है कि ये सारे कंट्री क्या आपस में एक हैं? क्या हर बड़े इंटरनेशनल मंच पर, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ, फॉर एग्जांपल यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या उसमें एक है? नहीं है। कैसे? कि डब्ल्यूटीओ में अगर इंडिया किसी रीजन को किसी इशू को सपोर्ट करता है तो चाइना उसको अपोज करेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया एक रेजोल्यूशन लेके आता है
कि भाई इसको फलाना फलाना को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो, तो चाइना उसको काउंटर करता है। लेकिन वो हैं दोनों एससीओ के मेंबर और कसम खाते हैं कि हम पीस, स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन यहां तो दिख नहीं रहा डिप्लोमेटिकली एट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो दिख ही नहीं रहा। तो ये भी एक इशू है इसकी फंक्शनिंग में। तो फ्रेंड्स, ये ब्रॉड इश्यूज हैं और ये ब्रॉड इश्यूज मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मूविंग द स्पॉटलाइट टू द ग्रास डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देखिए इस वर्ड पे फोकस करते हैं पहले कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि जो भी सत्ताधारी होगा, सबसे ऊपर जो सत्ताधारी होगा उसको पब्लिक वोटिंग के राइट के थ्रू उसको जिताएंगे और वो होगा वो जो सरकार और सत्ता को धारण करेगा और वो चलाएगा। ऐसे ही सत्ता को चलाने के किसी भी पॉलिटी में तीन जो वो हो सकते हैं, 1 टियर, 2nd, 3rd, 3 टियर होते हैं। सो 1 टियर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और ये लोकल लेवल। सो जब हम लोकल लेवल पर छोटे छोटे इलाके पर लोकल सत्ताधारी को अगर सेलेक्ट करेंगे, लोकल सत्ताधारी को डेमोक्रेसी के थ्रू, वोटिंग के थ्रू अगर सेलेक्ट करेंगे, वोटिंग के थ्रू अगर हम इलेक्ट करेंगे उनको, तो उसको बोलेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ये आर्टिकल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए। सो इसमें इश्यूज क्या हैं? देखिए इस आर्टिकल में इश्यूज क्या हैं कि कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक केस फाइल किया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अगेंस्ट कि लगभग 3 साल से जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है 3rd टियर में वो कंडक्ट ही नहीं हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उनको कंडक्ट नहीं करने दे रही। किस बेसिस पे? कि डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका क्या बोल रही है कि हम तो तैयार हैं करवाने के लिए इलेक्शन, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, मतलब कि एक गांव में वोटिंग करवाएं, 2 में इकट्ठा करके वोटिंग करवाएं, तो ऐसे हमने क्षेत्र जो हैं वो डिसाइड नहीं करें, अभी डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, तो इसमें इलेक्शन के लिए जो छोटे छोटे एरिया निर्धारित करने हैं, जो डिलिमिटेशन करना है, छोटे छोटे एरिया निर्धारित करने हैं, वो अभी नहीं करे हैं, वो 3 साल से डिले हैं। तो कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के लिए कि आप डिलिमिटेशन के प्रोसेस पे आगे फर्दर बढ़िए, करिए इसको और हमें 2 हफ्ते बाद बताइए। लेकिन 2 हफ्ते बाद भी जब नहीं कोई रेस्पॉन्स आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया। सो ये आर्टिकल बता रहा है कि कैसे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है और जो कैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है, उनको निष्क्रिय किया जा रहा है कि वो काम ही ना कर सके उसका। और यहां पर इस वाले एडिटोरियल में एक और एग्जांपल है कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही सेम इशू है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक ऑर्डिनेंस को भी शट डाउन किया इससे रिलेटेड। और कैग की रिपोर्ट में भी यह पाया कि लगभग 2240 में से 1560 लोकल गवर्नमेंट ऐसी हैं जिसमें इलेक्टेड काउंसिल नहीं है। तो ठीक है, हमने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट बना दी गवर्नेंस के लिए, टियर 1, टियर 2, टियर 3, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन क्या ये टियर 3 पे फंक्शनिंग है? क्या ये काम कर रहा है? ये लोकल गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो अगर ये इफेक्टिवली फंक्शनिंग करेगी तो वो डेमोक्रेसी को ही स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन आगे चलते हैं, इश्यूज क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनमें इश्यूज क्या है। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इस आर्टिकल के थ्रू 243 एंड 243 ZA, इन 2 आर्टिकल के थ्रू इनको कंस्टिट्यूट किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को। किसके इलेक्शन के लिए? लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए। लेकिन इश्यूज क्या है कि इनको ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि
जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, उनके सारे प्रोसीजर्स वगैरह डिफाइन करता है, इलेक्टोरल रोल को देखता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास काफी सही पावर है आर्टिकल 324 के तहत कि वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराए इलेक्शन को, और वो एक एम्पावर्ड बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको एम्पावर करता है फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल फॉर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसको अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए बनाया गया है इस आर्टिकल के थ्रू, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो ये आर्टिकल इंसर्ट करे गए हैं ये वाले, और ये बनाया गया है उनके इलेक्शन के लिए, उनमें इश्यूज क्या है कि उनको ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। कि जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार को बोलता है कि यार अब जो है वो लोकल बॉडीज में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट बहाना बना देती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनके फंक्शनिंग में करती है और उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उनको कैसे डिसाइड करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को और पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव लोगों को, जो कि राज्य सरकार की राजनीति में ज्यादा दखल करते हैं और उनमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, न्यूट्रल लोग नहीं है, उनको अपॉइंट किया जाता है, जो कि अच्छे से न्यूट्रल और निष्पक्ष ना हो रह करके काम करते हैं, वो निष्पक्ष नहीं होते। दूसरा, उनको डिसएम्पावर किया जाता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट के जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि भाई 5 साल पूरे हो गए अब इनके इलेक्शन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट लेके आ जाती नहीं यार अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन वो डिलिमिटेशन ही नहीं हुआ है, हमने डिलिमिटेशन ही नहीं किया, अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी थोड़ा और रुक जाइए, अभी थोड़ा और रुक जाइए, अभी थोड़ा और रुक जाइए। 5 साल निकल गए और 10 साल हो गए भाई, कब करवाओगे इलेक्शन? तो इफेक्टिवली तो आपने मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि भाई हर 5 साल में इलेक्शन करवाएंगे और आप करवाएंगे और लोकल बॉडीज को हम एम्पावर करेंगे, लेकिन आप तो करने ही नहीं दे रहे हमें तो डिसएम्पावर कर दिया आपने इनडायरेक्टली। तो ये भी एक इशू है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट, कि जो इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट जो है वो भी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। उनमें क्या इशू है, वोटर रजिस्ट्रेशन का इशू है और डुप्लीकेट एंट्रीज की, कि जो एक गांव में अगर कुछ लोग हैं 700 800 1000 लोग हैं, अगर वो वोट करेंगे तो वो इलेक्टोरल रोल टाइम टू टाइम रिवाइज होना चाहिए। भाई अगर 5 साल में अगर वो रिवाइज हो रहा है तो 5 साल में तो पता नहीं कितने ज्यादा लोग जो है वो नए लोग आ जाएंगे उस इलेक्टोरल रोल में और कुछ चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपायर हो जाएंगे, देहांत हो जाएगा किसी का, वो एक्सक्लूड करने चाहिए उसमें से। सो यहां इस वाले में भी प्रॉब्लम रहती है, इलेक्टोरल रोल को मैनेज करने में भी ये भी एक इशू है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके पास कुछ जैसे एक इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उसके नीचे जो है वो और ऑफिसर्स हो गए, उसके नीचे कुछ और, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन जो जितना भी मैन पावर है ये बहुत कम है कि वो पूरे लोकल लेवल पे इलेक्शन करवा सके इफेक्टिवली। सो मैन पावर इश्यू और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ये भी है। इलेक्टोरल कंडक्ट, मैल प्रैक्टिस एंड वोट रिगिंग। देखिए लोकल इलाके में, लोकल जो इलाके होते हैं उनमें अभी भी फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट देखा जाता है, अभी भी उनमें सामंतवादी विचार अभी भी हैं और अभी भी उनमें कास्टिज्म है। सो वहां पर मनी और मसल पावर काफी मेन रोल जो है वो मेन रोल निभाता है उनके इलेक्शन रिजल्ट्स को डिसाइड करने में। ये हमने देखा बंगाल में लोकल जो है वो गवर्नमेंट के इलेक्शन में कि कितना वायलेंस होता है। सो मैल प्रैक्टिस एंड वोट रिगिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है इनकी फंक्शनिंग में। तो ये सारे इश्यूज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये मेंस के लिए बहुत इशू है। और मैंने आपको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बताया। अब देखिए फ्रेंड्स, इन इश्यूज को सोल्व कैसे करें। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था कृष्ण सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी अहमदाबाद एंड अदर 2006 में। उसमें क्या कहा था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना उनको प्लीज फुल्ली एम्पावर करो, प्लीज फुल्ली एम्पावर करो
कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के सारे मैटर में उतनी ही ताकत हो उनके पास जितनी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है फ्री एंड फेयर कंडक्ट इलेक्शन करवाने के लिए। उस हद तक जो है वो एम्पावर करो उनको, उस हद तक जो है उनको ताकत दो, उस हद तक जो है उनको कैपेबिलिटीज दो, उस हद तक दो आप। तब जो है वो हम थर्ड रूट पर डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंस्टॉल कर पाएंगे। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, रेगुलर। और डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया उसको फिक्स करो। और डिलिमिटेशन की जो बाउंड्री है, रिजर्वेशन ऑफ सीट है, ये इसको एक फिक्स इंटरवल के तहत करो कि इतने फिक्स इंटरवल में ही होगी। और ये नहीं कि आपकी मर्जी से अभी आप बोल रहे हो कि अगले साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे, नहीं, इसको फिक्स करो। स्टेट गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे उसको मत छोड़ो। ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद इंडिपेंडेंस इन द फंक्शनिंग, के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके डे टू डे फंक्शनिंग में, उसके जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की फंक्शनिंग में, उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी, उसको ऑटोनॉमी दो, उसको स्वायत्तता दो। ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद अपॉइंटमेंट शुड बी लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि भाई अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो सबसे ऊपर बैठे हैं, हेड हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो ही पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं होंगे, उनको ही अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना बंदा यहां पर बैठाया होगा, तो क्या वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट इलेक्शन कर सकते हैं? नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए उनका सिलेक्शन बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, उनका सिलेक्शन निष्पक्ष होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब जो सिलेक्शन जो कमेटी है, वो सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स बैठे हैं वो ऐसे हो कि वो स्टेट गवर्नमेंट को फुल्ली रिप्रेजेंट ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 3 बंदे बैठ गए मान लो उसको सेलेक्ट करने के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड को सेलेक्ट करने के लिए, कि एक सीएम बैठ जाएंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन उस स्टेट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और एक चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, और 2 जहां पर वोट करेंगे वही बंदा सिलेक्ट होगा। तो देखिए अगर वो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होंगे तो क्या होगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो ऊपर जो हेड बैठे होंगे वो टीएन सेशन जैसे बंदे बैठे होंगे, हमारे महान जो हैं वो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है टीएन सेशन, जिन्होंने इलेक्शन के इतिहास को ही बदला भारत में, ऐसे बंदे इलेक्ट होंगे, ऐसे महान लोग इलेक्ट होंगे फिर तो वो तो देश को और राज्य को आगे लेके ही जाएंगे ना। तो ये जो है वो मेन जो है वो सॉल्यूशन है। तो इस आर्टिकल को भी हमने होलिस्टिकली फ्रेंड्स डील कर लिया। आगे चलते हैं। देखिए अब जो अगला आर्टिकल है दोस्तों वो है कि इंडिया चाइना होल्ड 31st WMCC मीटिंग टू आयरन आउट द इशू। ये WMCC मीटिंग क्या है? ये है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया बॉर्डर अफेयर्स। मतलब ये एक मीटिंग है जिसमें इसके राउंड्स चलते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी कौन सा राउंड था? ये 31st राउंड। इसके थ्रू क्या करते हैं, ये इंडिया और चाइना के ऑफिशियल्स बैठते हैं और जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही हैं, जैसे डोकलाम हो गया, जैसे पेंगोंग लेक में हो गया, इन सब में जो इश्यूज हैं और जो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, रस्साकसी है, इसके ऊपर बैठ करके नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको अवॉइड कैसे करें, कि कैसे इंश्योर करें कि गोली ना चले बॉर्डर पर हमारे एग्रीमेंट के तहत, कि कैसे इंश्योर करें कि हमारे म्यूचुअल कोऑपरेशन बने रहे बाउंड्रीज पर, इन 3 सेक्टर्स में। ये देखिए वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। अगर हम यहां पर तीनों पे कंफ्लिक्ट करते रहेंगे और म्यूचुअल नेगोशिएशंस नहीं होंगे तो हमारा जो 100 बिलियन यूएस 100 बिलियन का जो ट्रेड है उसको हम कैसे इफेक्टिवली करेंगे? और ये दोनों के लिए फायदा है। दोनों ट्रेड करेंगे तो दोनों की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसे टेंशन रही बॉर्डर पे हर टाइम तो क्या इकोनॉमी और क्या दोनों आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं? नहीं। सो इन्हीं मैटर को रिजोल्व करने के लिए ये मीटिंग्स होती है। सो 31st मीटिंग वाज हेल्ड। फ्रेंड्स हेल्ड। सो इस मीटिंग्स में वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब चीजें करते हैं कि यार कैसे डिप्लोमेटिकली जो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स को, ये कैसे जो है मिलिट्री स्टैंड ऑफ को अवॉइड किया जा सके बॉर्डर एरियाज में। सो फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड था। तो इस वाले आर्टिकल के थ्रू आपको क्या देखना है? इस वाले आर्टिकल के थ्रू आपको ये देखना है बैकग्राउंड में कि कौन कौन से सेक्टर में इंडिया और चाइना की डिस्प्यूट है। मैंने आपको 3 सेक्टर में बताया। वेस्टर्न सेक्टर में जहां पर ये एक्साई चीन का इलाका है, यहां पर पेंगोंग लेक का इलाका है,
उसमें भी डिस्प्यूट है। ये सेंट्रल सेक्टर में भी थोड़ी डिस्प्यूट है, और ये ईस्टर्न सेक्टर जिसमें यहां पर जो है वो चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जिससे हमें इशू है, यहां पर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे इशू है कि यार ये किसी भी समय चुंबी वैली के थ्रू हमारा जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, इसे हमारी वीकनेस समझ के इसे कभी ना दबाए। तो इन सारे इश्यूज को लेकर के ये टॉक्स होती हैं, जो कि 31st राउंड ऑफ टॉक्स कंडक्ट हुई है इंडिया और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच। सो फ्रेंड्स, डीएनए के आज इस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया और काफी होलिस्टिकली किया फ्रेंड्स। ये जस्ट ऐसे नहीं हुआ कि आपको बस ये दिखा दिया, ये आर्टिकल्स दिखाए और बस रीड करने लग गए, नहीं, आपको बहुत अच्छे से जो है वो इनका एनालिसिस किया गया है, काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया है। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी उदय चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।